रेप वाला हो गया ना। उसके अलावा रेप नेम पढ़ाया ना। शब्द युग्म, वाक्यांश हो गए। इसके अलावा प्रत्यय हुए। ठीक है, बड़े टॉपिक की बात करूं तो एक तो समास, मुख्यतः जो आप लोगों के दिमाग में एक ही चलता है, समास, ये चलता है। ठीक है, और इससे पूर्व, समास पढ़ने से पूर्व कुछ एक आध टॉपिक और है, जैसे एक और उपसर्ग बाकी। कौन सा बाकी है? क्योंकि उपसर्ग पढ़ेंगे तो समास समझ में आ जाएंगे, उपसर्ग नहीं पढ़ेंगे तो समास समझ में नहीं आएंगे। उसका कारण है, समास जो है शब्दों का संग्रह। क्या है? शब्दों का संग्रह। शब्द संग्रह समझते हो ना, मतलब शब्द एक प्रकार से। तो जब समास शब्दों का संग्रह है तो उसमें शब्द की जरूरत पड़ती है। फिर क्या है, उपसर्ग जो पढ़ेंगे तो उपसर्ग से संबंधित सीधे के सीधा प्रश्न, उपसर्ग का जो उदाहरण है वो सीधा का सीधा समास में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा? देखो, जैसे अव्ययीभाव समास है। कौन सा है? अव्ययीभाव समास। उसमें जितने भी उपसर्ग है मुख्यतः, ठीक है, जो जिसमें एक संख्या विशेष की बात करूं तो अच्छे और बुरे को छोड़ करके, यानी काला कलूटा इनको छोड़ करके, ठीक है, जो गुणों की पहचान बताते हैं उन गुणवाचक को छोड़ करके अन्य जितने भी है वो सब इसमें ही आएंगे, अव्ययीभाव समास में आएंगे। जैसे अभी उपसर्ग, कौन सा है? अभी। परि उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है? परि है। उसी प्रकार से अधि उपसर्ग है। ठीक है, तो यानी जो उपसर्ग है अधिकतर वो किस में आएंगे? अव्ययीभाव समास में आएंगे। उसके अलावा संख्यावाचक की भी बात करें तो वो भी उसमें लागू होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ। या फिर विदेशी उपसर्ग की बात करें, विदेशी उपसर्ग में जैसे बेवफा, तो बे आ रहा है, क्या आ रहा है? बे। और यहां बेवफा शब्द में कौन सा समास है? सीधा प्रश्न पूछ लेंगे, कौन सा समास है बताओ? तो ये सब पहचान जब होगी, कोई बात नहीं, ये सब पहचान होगी जब हम उपसर्ग पढ़ लेंगे। इनको पढ़ने के बाद जब हम समास पढ़ेंगे तो समास जब पढ़ेंगे तो पहचान होगी। अभी नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं, सीखने के पैसे देते हो आप लोग। ठीक है, सीखने के पैसे देते हो ना, और सिखाने के पैसे कौन लेता है? देता हूं। ठीक है, तो देखो हेडिंग डाल दो उपसर्ग, फिर ऐसे उसके बाद में छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वाक्य भेद है। हाँ, तो वाक्य भेद बताऊंगा ना, वाक्य शुद्धि। ठीक है, वो उसमें ही हुए कि एक इजी वे में आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को कोई टॉपिक छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, लेकिन जो अभी अपना एक फ्लो बना हुआ है उस हिसाब से पढ़े तो समास तक एक बार क्लियर कर लेंगे। हेडिंग डाल दी सभी ने, उपसर्ग। शुरुआत करें। बात नहीं, उपसर्ग क्या दे रखा है? गेट लगाता है। उपसर्ग की बात करें हम, उपसर्ग जो शब्द है वो उप धन सर्ग से बनता है। किससे बनता है? उप धन सर्ग से बनता है। उप का मतलब होता है दोस्तों सहायक। क्या होता है? सर्ग का मतलब होता है अध्याय या शब्द, दोनों अर्थ में लिया जाता है। सहायक शब्द या सहायक अध्याय। लेकिन यहां पर अर्थ की बात करें तो यहां पर लिया गया है शब्द। कभी भी प्रश्न पूछ ले कि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है, तो उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सहायक शब्द, यानी हेल्प करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। अब परिभाषा की बात करें, जो व्याकरणिक कोटि की दृष्टि से बात करें हम, तो
ये इतना सा मैंने लिखा, आप लोगों के दिमाग में पूरी की पूरी परिभाषाएं छप गई होगी। जब शब्द की बात आ रही है, देखो प्रत्यय में हमने शब्दांश लिया था, क्या लिया था? शब्दांश का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन यहां पर शब्द ले रहे, क्या ले रहे हम? तो शब्द का अर्थ होता है। यूं कह सकते हैं, परिभाषा की बात करें, कि वे शब्द जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो परिभाषा की बात करें कैसे, देखो बाद में लिखते हैं परिभाषा। जैसे एक शब्द है दोस्तों, हार। क्या है? हार का सामान्य अर्थ होता है हारना। क्या होता है? हारना। सामान्य बात करें तो क्या होता है इसका अर्थ? हारना। लेकिन इस शब्द के आगे यदि मैं आ लगा देता हूं, क्या बन जाएगा? आहार। आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन या खाना। उसी प्रकार इस शब्द के आगे प्र लगा दूं तो क्या अर्थ होगा? प्रहार। प्रहार का मतलब क्या होता है? चोट मारना या मारना लिख सकते हो आप। उसी प्रकार से ही इसी हार के आगे में वी लगा दूं तो क्या हो जाएगा? विहार। विहार का अर्थ क्या होता है? घूमना। और भी लगा सकते हो, हैं? प्रति लगा दो, प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब क्या होता है? नहीं पता? प्रतिहार, प्रतिहार का अर्थ होता है दोस्तों रक्षक। क्या होता है? रक्षक। और भी लगा सकते हो। अब देखो, मूल शब्द जो है वो है केवल हार। क्या है? हार। लेकिन इसके आगे अलग अलग शब्द जुड़ गए और इनका अर्थ भी अलग अलग हो गया। तो यहां पर तो केवल हार का अर्थ होता है सामान्यतः हार जाना, पराजित हो जाना। लेकिन आहार लगते ही क्या आप यहां पर पराजित का अर्थ बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा है। विहार लगते बैठ रहा है क्या? उसी प्रकार प्र लगते ही नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मूल शब्द है उस मूल शब्द से पहले ये शब्द जुड़ जाते हैं, ये क्या होते हैं? तो शब्द होते हैं। क्या होते हैं? तो शब्द होते हैं। शब्द जुड़ जाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लेकर के आ जाते हैं, तो वहां उपसर्ग कहलाते हैं। समझ में आ गया? प्रैक्टिकल अच्छा से समझ में आया? तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम? वे शब्द जो मूल शब्द से पूर्व या पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देवे, वे क्या कर लेता है? उपसर्ग कहलाते हैं। उतार लो।
लिख लिया क्या सभी ने? हेडिंग डाल दो। वैसे परिभाषा अच्छे समझ में आ गई ना? किसी कोई डाउट तो नहीं है? उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के भेद। कभी प्रश्न पूछ ले, उपसर्ग जो है शब्द होता है या शब्दांश होता है? तो क्या होता है? तो शब्द होता है। यह ध्यान रखना, क्योंकि आजकल विकल्प जो है वो परिभाषाओं से बनाए जाते हैं। अब देखो, हेडिंग डाल दी सभी ने, उपसर्ग के भेद। समझ लो, लिखिएगा कोई नहीं बेटा। आगे बढ़े क्या? सभी ने लिख लिया? अब कोई लिखेगा नहीं, एक बार समझ लो। उपसर्ग के भेद, विशेष तौर से दोस्तों उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तीन भेद कौन कौन से, ये समझ लो। सबसे पहले है, हिंदी की जो जननी है, माता है, वो संस्कृत है। कौन सी है? तो संस्कृत के उपसर्ग। कौन से उपसर्ग? दूसरे जो उपसर्ग आते हैं वो हिंदी स्वयं के हैं, तो हिंदी के उपसर्ग। और तीसरी बात करें हम, तो खींचड़ी हिंदी जब हम पढ़ते हैं तो विदेशी शब्द भी अपने यहां पर आकर घुल मिल गए, इसलिए विदेशी उपसर्ग। क्या है इन तीनों में अंतर? कैसे? क्योंकि आजकल जो प्रश्न बढ़ाने का जो तरीका है वो ये है, सीधा प्रश्न पूछते हैं, निम्नांकित में से किस विकल्प में हिंदी के उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? क्या प्रश्न पूछते हैं? निम्नांकित में से किस विकल्प में हिंदी के उपसर्गों का प्रयोग हुआ या संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग हुआ? विकल्प में वो चाहे तो सीधे उपसर्ग लिख सकता है, विकल्प में वो चाहे तो शब्द लिख सकता है। क्या लिख सकता है? शब्द। यानी कि 4 विकल्प दिए, 4 शब्द दे दिए और प्रश्न पूछ लिया निम्नांकित में से किस विकल्प में हिंदी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। या तो शब्द दे देगा या सीधा उपसर्ग का नाम लिख देगा। या तो प्रश्न उपसर्ग से संबंधित इस प्रकार का आता है, या प्रश्न आता है निम्नांकित में से जो भी विकल्प दे रखा होता है, हिंदी के उपसर्गों की छटनी कीजिए। क्या प्रश्न पूछेगा? या संस्कृत के उपसर्गों की छटनी कीजिए या विदेशी उपसर्गों की छटनी कीजिए। यह प्रश्न यूं पूछा जाता है, ये शब्द होते क्या होते हैं? तो शब्द होते हैं, तो शब्द का अर्थ होता है। क्या होता है? आपसे प्रश्न पूछ लेंगे कि आहार शब्द में, देखो पहले तो घुमाएगा ताकि आपका समय बर्बाद हो गए। आहार शब्द में आ उपसर्ग का अर्थ है। क्या प्रश्न पूछेगा? आ उपसर्ग का अर्थ है। तो आ का अर्थ होता है, वैसे तो अभी मैं आप लोगों सभी के अर्थ भी लिखवाऊंगा क्योंकि ये शब्द है, तो ठीक है, इससे संबंधित 2-5 उदाहरण भी समझेंगे हम लोग कहां कहां प्रयोग होते हैं। वैसे तो उदाहरण तो बहुत सारे, जैसे मैं उपसर्ग लिखूंगा आप लोगों के दिमाग में चलते जाएंगे, लेकिन अर्थ भी आप लोगों को याद करने हैं। आ का अर्थ होता तक या से, उसी प्रकार प्रति, उसी प्रकार से मैं हिंदी के उपसर्ग की बात करूं तो इसमें भी अलग अलग उपसर्ग है। जैसे ऊन का अर्थ होता है कम। जैसे विदेशी उपसर्ग की बात करूं तो सरताज, सरफरोश, सरदार, तो सर आ रहा है, क्या आ रहा है? और अंग्रेजी का SIR, उस टाइप में, ठीक है। उसी प्रकार से आपके इंग्लिश के उपसर्ग भी इसमें ही ज्वाइंट होंगे। जैसे आप लोगों को जिसको अंग्रेजी आती है पता है, जैसे HALF क्या होता है? हाफ होता है ना, ठीक है। हाफ माइंड, हाफ कमीज, हम नहीं प्रयुक्त करते साधारण। देखो खिचड़ी हिंदी में ये होता है ना, ठीक है। उसी प्रकार से CO, कोऑपरेशन, नाम सुना? कोऑपरेटिव, कोफेडरेशन। तो इस प्रकार से विदेशी उपसर्ग भी इसमें प्रयोग होंगे। अब मेन जो है
पहला जो प्रश्न मैंने आपको बताया कि पहला टाइप का पूछा जा सकता है कि निम्नांकित में से कौन सी लैंग्वेज है, यानी संस्कृत के, एक हिंदी के या विदेशी है, उपसर्गों की छटनी कीजिए, या कौन से विकल्प में उपसर्ग है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि एक तरीका समझना है। वैसे तो क्या होता है कि उपसर्ग में हमेशा आप लोग भी पढ़ते आए हो, बार बार पढ़ते आए हो या रटते आए हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा है क्या। लेकिन मेरी एक कोशिश रहेगी कि हिंदी के या संस्कृत के विदेशी उपसर्गों की आप पहचान कैसे करो। जब पहचान करना सीख लिया तो फिर यदि उसका अर्थ पूछते हो तो अर्थ में तो क्या होता है, वो शब्द दे रखा होता है, उससे आप अंदाजा लगा लेते हो कि भाई इसका अर्थ ये होता है। कैसे, देखो सबसे पहले पहचान करना सीखते हैं। संस्कृत के उपसर्ग की पहचान क्या है? संस्कृत के उपसर्ग की पहली पहचान है, ध्यान रखना, इसकी जितनी भी मात्राएं है, क्या है, मात्राएं छोटी होती। क्या होती है मात्रा? क्या होती है? छोटी होती है। जैसे अभी, अभी लिखा मैंने, ठीक है, प्लस लाशा, शब्द क्या बन गया? तो देखो उपसर्ग की मात्रा क्या आ रही है। लास्ट टाइम में एक प्रश्न पूछा था असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में, अभिप्सा शब्द में उपसर्ग है। क्या प्रश्न पूछा? अभिप्सा शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी अ बी, ऑप्शन सी अ ब और ऑप्शन डी अ भी। कौन सा है? चौथा है। लेकिन ज्यादातर तो कंफ्यूज इसलिए हो गए, यहां देखो मात्रा के बारे में पता नहीं था उनको और वो अ बी करके आए। कौन सा करके आए भाई? आप लोग तुक्का मारोगे तो क्या करोगे? अभी ये थोड़ी जानकारी में कि भाई मात्रा छोटी होती है कि बड़ी होती है। जिंदगी में ध्यान रखना, उपसर्गों की जितने भी उपसर्ग है संस्कृत के, उनका वहां पर यदि अ ई या उ या कोई भी अन्य मात्रा जुड़ती है तो उसकी मात्रा हमेशा क्या आती है? छोटी आती है। तो देखो इसमें अभी प्लस इप्सा दीर्घ स्वर संधि ई का नियम है। कौन सा है भाई? अभी एक तरफ हो जाएगा, इप्सा एक तरफ हो जाएगा। उदाहरण भी लिखवा रखा है। तो इसी प्रकार से यहां पर क्या करेंगे? अ भी। उसी प्रकार से देखो अ दी सु, सु मैंने लिखवाया, सुधन अल्प, क्या बनेगा? स्वल्प में कौन सा उपसर्ग है? वहां सु भी आएगा ना स्व भी आएगा ना, आधा सही आएगा। तो कौन सा होता है? तो सु होता है। तो एक तो ध्यान रखना कि इसमें मात्रा क्या होती है? छोटी होती है। दूसरी बात, संस्कृत के उपसर्गों में हलंत का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हिंदी के उपसर्गों में नहीं होता है। तो यानी कि पहली पहचान आपने कर ली। दूसरी पहचान क्या है? हलंत समझते हो ना, साइड स्टैंड का प्रयोग। जैसे अ न, तो ये क्या लिखा? देखो साइड स्टैंड आया कि नहीं आया? ठीक है। तो इस प्रकार से जो हलंत का प्रयोग होता है वो किस में होता है? तो संस्कृत के उपसर्गों में होता है। क्लियर है? अब देखो हिंदी के उपसर्ग की बात करें तो मात्रा का तो कोई रोल ही नहीं है। विशेष तौर से हिंदी के उपसर्ग में हलंत का प्रयोग नहीं होता है, यानी इसके विपरीत चलेंगे हम। पहला नियम, हलंत का प्रयोग नहीं। कैसे? देखो जैसे एक शब्द है आपस अ न, ठीक है, अन्न सीधा अपने आप में हिंदी का उपसर्ग। देखो वहां पर मैंने अन्न लिखा, देखो यह अन्न है, 8 जैसा दिख रहा है, यहां अन्न लिखा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इन दोनों में से संस्कृत का कौन सा और हिंदी का कौन सा पहचान कर लोगे? क्योंकि संस्कृत वाले में साइड स्टैंड का प्रयोग है, यहां पर नहीं है। जैसे अन्न धन पढ़, क्या बनेगा? अनपढ़। ना अन्न धन उपजाऊ, तो वो इसमें लागू हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यानी कि यहां पर साइड स्टैंड का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, उसी वजह से उसी प्रकार से जैसे धन मरा, जला, अधन खिला, फिर
दूसरी पहचान, इसमें जितने भी संख्यावाची, कौन से संख्यावाची जितने भी उपसर्ग है वो सब हिंदी के उपसर्ग में आएंगे। किसमें आएंगे? हिंदी के उपसर्ग में। तो दूसरी पहचान क्या है? संख्यावाची। अब संख्यावाची की बात करें कैसे? जैसे दू, दुगुना, ती, तिराहा, तिगुना, चो, चौराहा, चौपाया, पच, पचमेल, पचकुटा। तो ये संख्या है कि नहीं बताओ? 2, 3, 4, 5 ऐसे संख्या आ रही है। तो जितने भी संख्यावाची जो है उपसर्ग वो हिंदी के उपसर्ग होते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया कि चौपाया शब्द में कौन सा उपसर्ग है, या कौन सा संस्कृत का है या हिंदी का है, विदेशी है? तो हिंदी का है। समझ में आ गई बात? तो संख्यावाची जितने भी उपसर्ग है, चाहे वो दू है, ती है, चो है, पच है, ये सब किसमें जाएंगे? तो हिंदी के उपसर्ग। तीसरी पहचान हिंदी के उपसर्गों की, कोई लिखेगा नहीं। तीसरी पहचान जो है, क से संबंधित बारखड़ी। किससे संबंधित? क से संबंधित बारखड़ी। बारखड़ी सभी को पता है ना। अब क से संबंधित कैसे? देखो, जैसे क धन पुत, क आ रहा, पहले क आ रहा है कि नहीं आ रहा? क धन पुत बराबर क्या बना? कपुत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हिंदी का या संस्कृत का? तो उस वक्त कौन सा होगा? तो हिंदी का। क की बारकड़ी बताया हमने। का धन जल, का धन यर, तो का, फिर कु, कि नहीं आएगा? कु। हिंदी मतलब जो बारकड़ी है क से संबंधित, क वाली जो भी बारकड़ी है और उसमें से जो उपसर्ग आ रहे हैं उन सभी में हिंदी के उपसर्ग। जैसे कु, कुधन जन, तो इसमें भी कौन सा आएगा? हिंदी का उपसर्ग आएगा। तो तीसरी पहचान रहेगी ख की बारखड़ी वाले, क विशेष तौर से का, कु, ये दोनों पहचान अच्छे समझ में आ गई आप लोगों के। देखो, एक में हलंत का प्रयोग है तो एक में नहीं है। ठीक है, मैं एक में मात्रा अपने आप में छोटी आ रही है तो वो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें संख्यावाची आता है और क की बारकड़ी वाले। समझ में आ गया? तीसरा है विदेशी। देखो, विदेशी में तो क्या होगा कि आप लोग अपने आप कुछ शब्द आएगा उसकी पहचान कर लो। ठीक है, वह उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। बेपनाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बे, कौन सा आ रहा? बेपनाह मोहब्बत। मोहब्बत भी अपने हिंदी का नहीं है। तो इस प्रकार वो शब्द आपको थोड़ा सा लग जाएगा। ठीक है, कि यार ये शब्द अपने हिंदी का तो नहीं है। सरपंच, सरपंच, ये सर आ रहा ना, सर। हिंदी में सर का अर्थ बताओ आप मुझे। अरे लेकिन सर, केवल सर शब्द की बात कर रहा हूं, SIR की बात नहीं कर रहा हूं। सर का कुछ अर्थ होता है कि हिंदी में नहीं होता है? हैं? क्या होता है? मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग कहां संस्कृत में जा रहे हो? ठीक है, हाँ, वो तो सरोवर से संबंधित बात करते हैं, वो तो संस्कृत। हिंदी की बात कर रहा हूं केवल, जो केवल हिंदी में प्योरली। तो यहां पर तालाबों का पंच, सर का अर्थ मुख्य होता है। यहां पर क्या होता है? मुख्य, प्रधान। पंचों में है जो मुख्य, वो क्या कहलाता है? उसी प्रकार सरधनदार, मालिक। दार का अर्थ मालिक के रूप में लिया जाता है। मालिकों में भी सबसे बड़ा मालिक है, वो क्या कहलाता है? सरदार। उसी प्रकार से बे, इसके पीछे लगा दो शक। उसी प्रकार वफा, देखो वफा ये हिंदी का नहीं है। हाँ,
बे का अर्थ होता है रहित, वपा का मतलब क्या होता है? कर्तव्य, कर्तव्य से रहित। फिर उसी प्रकार से बा, अब भेरुबा काड़ूबा ये नहीं होता है। बा का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आपके यहां जुड़ दिया कायदा, बाकायदा। अरे भाई कटे जानो आपने, कहां जाने आप लोग? घर जाना है जल्दी? यार ये तो हद हो गई है। वह चलो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं। तो इस प्रकार से जो शब्द आएंगे अपने आप आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप जब हिंदी के लिख लोगे, सॉरी संस्कृत के लिख लोगे, हिंदी के लिख लोगे, तो आपको लगेगा यार ये तो शब्द ही अटपटा जा रहा है। जहां अटपटा, अटपटा जो शब्द बोल रहा है वो भी देशी, कौन सा है? अटपटा शब्द जो है ना वो कहां से आता है? देशी। तो ये शब्द ही अलग जा रहा है, तो इसका मतलब ये किस में जाएगा? जब आपको दोनों की पहचान है तो तीसरा अपने आप पता चल जाएगा। उतार लो तीनों के पहले। जब मैं कह रहा हूं कि लिख लिए क्या? हाँ सर। तो फिर
अब तो मिटा दो। हेडिंग डाल दो संस्कृत के उपसर्ग। वैसे बहुत छोटा टॉपिक है। संस्कृत के उपसर्ग। वैसे तो देखो क्या है, हिंदी में बहुत सारे उपसर्ग है, बहुत सारे, मतलब ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मानकता की बात करें या हमारे जो एग्जाम में जो प्रश्न आता है उसकी बात करूं मैं, तो 22 22 22 का जोड़ा है। कितना जोड़ा है? वैसे ये प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन क्या पता, क्या गारंटी प्रश्न पूछ ले कि हिंदी में, इसमें हिंदी में या हिंदी व्याकरण में संस्कृत के उपसर्गों की संख्या है, तो ध्यान रखना 22। कितने हैं? अर्थात हम जब यहां पढ़ेंगे अभी, वैसे तो 22 से ज्यादा उपसर्ग है, क्योंकि संस्कृत में तो बहुत सारे उपसर्ग है। संस्कृत में तो हर एक शब्द के लिए अलग अलग उपसर्ग है जो संस्कृत पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर जो संस्कृत से उठाए गए हैं विशेष तौर से, वो कितने उपसर्ग है? तो 22 उपसर्ग है। उसी प्रकार से हिंदी में भी, हिंदी स्वयं हिंदी के भी 22 उपसर्ग है, और विदेशी जो उपसर्ग लिए हिंदी व्याकरण कोटि में वो भी 22, अर्थात 22 22 22। तो कभी भी प्रश्न पूछ ले कि हिंदी व्याकरण में संस्कृत के उपसर्गों की संख्या ली गई है, तो कितनी ली गई है? 22। ये ध्यान रखना। समझ में आ गया? तो अब हम 22 22 22 यानी कि 22 ये 66 66 उपसर्ग पढ़ेंगे। अब देखो, मैंने ये बताया उपसर्ग जो है एक शब्द होता है। क्या होता है? उपसर्ग की पहचान करना आप सीख ही गए हो। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर हेडिंग डालनी क्रम संख्या। क्या लिखना है? क्रम संख्या। फिर लिखना है उपसर्ग। क्या लिखना है? शब्द होता है, शब्दार्थ होता है, शब्द होता है, तो शौर्य इसका अर्थ भी होगा, सीधा अर्थ। किसी वाक्य शब्द में प्रयोग करते हैं वहां अर्थ नहीं है, सीधा अर्थ क्या होता है इसका, तो यानी कि इसका अर्थ और इससे संबंधित उदाहरण। भाई कहां कहां से कौन कौन से उदाहरण देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई इसमें इस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से लिख लो, और लिखो सबसे पहला उपसर्ग अति। कौन सा लिखना है? अति। अति का अर्थ लिखो अधिक या परे के रूप में। उदाहरण लिखो अतिशय। बहुत सारे उदाहरण है, हर एक का आपके दिमाग में आ जाएगा। वैसे अत्युष्मा, अतीन्द्रिय। मैं वही लिखूंगा जो शब्द महत्वपूर्ण है, आपको लगता है कि भाई इसकी पहचान कैसे करूं, वही लिख रहा हूं। फिर लिखो अत्यधिक। और भी बहुत सारे जितने भी शब्द है अति या इससे संबंधित, वो आपको दिमाग में आ जाएंगे। लेकिन मैंने इसलिए लिखे, देखो एक पहला उदाहरण ऐसा है जिसमें मैंने ई की मात्रा छोटी लगाई, दूसरी जगह तो यहां ती का उल्लेख है ही नहीं छोटी ई का, लेकिन फिर भी इसमें उपसर्ग कौन सा आ रहा है? छोटी वाला आ रहा है, अति आ रहा है। क्यों आ रहा है? जैसे अति धन उष्मा, ये सब एक बार लिख लो, फिर एक साथ समझाऊंगा। लिखो दूसरा, लिखो अधि। प्रधान या श्रेष्ठ में इसका प्रयोग करते हैं, जो परीक्षा में आए हुए हुए उदाहरण लिखा रहा हूं। अधिनियम, अध्यक्ष, अधीन, अध्यादेश। तीसरा लिखो अनु। कहीं पेपर में आया, पीछे या समान, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुकूल, कहीं पेपर में आ चुका। अनुज,
अनुशासन, अन्वित और अनुदित, ये भी पेपर में आया हुआ है। चौथा लिखो अप, बुरा या विपरीत के रूप में लिया जाता है। ये वैसे लिखने वाला टॉपिक ही है। अपकार, अपहरण, अपकीर्ति, अपकर्ष। पांचवा लिखो आओ, बुरा या हीन के रूप में प्रयोग करते हैं इसका भी। अवगुण, अवनति, अवज्ञा, अवमानना, छठा लिखो अभी, पास या सामने के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अभिवादन, अभ्युदय। फिर पेपर में आया है अभ्यास, अभियोग। सातवां लिखो आ तक या से के रूप में हम प्रयोग करते हैं। आ जन्म, आ मरण, आघात, आवरण, आकर्षण, आठवां लिखो उत, ऊपरी या श्रेष्ठ रूप में इसका अर्थ लिया जाता है। उत्पन्न, उज्जवल, उल्लेख, उच्चारण, उच्छृंखल, उच्छ्वास, और पेपर में है इसका उद्धार और उदय। सेकंड ग्रेड में है उदय भी। उत्कर्ष, उतार लो एक बार ये। फिर इनमें से कौन कौन से शब्द कैसे आए हुए, कैसे प्रश्न पूछा जाएगा समझा देता हूं।
इसका जो प्रश्न बढ़ेगा, वैसे तो आप लोगों ने संधि पढ़ रखी ने सभी ने। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अत्युष्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग, यण संधि पढ़ी आप लोगों ने, कौन सी पढ़ी, यण में पढ़ाया अति धन उष्मा, ठीक है। सबसे पहले तो अति उपसर्ग की मैं बात करूं तो अति यहीं पर दे रखा केवल, ठीक है। इसके अलावा यहां से आप लोग दिमाग लगाते हो तो तुक्का मारने वाला तो अ पर लगाएगा, कहां पर लगाएगा, या तो अ लगाएगा या अ त लगाएगा, लेकिन अति धन उष्मा, यदि मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं उष्मा जो शब्द है उसमें ऊ की मात्रा कौन सी आएगी, छोटा हुआ आएगा या बड़ा हुआ आएगा, बड़ा हुआ आएगा। नहीं पता चल रहा तो यहां से सीधा दिख जाएगा। उसी प्रकार देखो ये दीर्घ स्वर संधि, मैंने बताया उपसर्गों की मात्रा छोटी होती है, कौन सी होती है, लेकिन यहां तो मात्रा क्या आ रही है। अब बहुत सारे यूं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। शाम को कहीं पढ़ रहे हो तो पूरी रात भर नींद नहीं आते, यार मार साहब ने गलत बताया, हकीकत बता रहा हूं, उनको नींद नहीं आती जब तक वो मेरे से बात नहीं कर लेते। उसका रीजन क्योंकि यहां पर यहां मात्रा जो बड़ी हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, दीर्घ स्वर संधि है तो अति धन इंद्री। उसी प्रकार इसमें भी यण है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद में इसका तो कोई खास नहीं, क्योंकि इसमें है तो मुश्किल से मुश्किल ये यण संधि लागू होगी, यानी यण संधि आपके अच्छे से क्लियर है तो ये उपसर्ग अपने आप में आपके क्लियर है। लेकिन एक दूसरी बात ध्यान रखना, ये जो मैंने उपसर्गों के अर्थ लिखवाए, देखो ये अर्थ आपसे पूछे जाएंगे, प्रश्न सीधा पूछा जाएगा। यहां तो प्रश्न यूं पूछ लेंगे, अव शब्द का अर्थ है बुरा, पास, समान या प्रधान। सीधा प्रश्न पूछेंगे अव शब्द का या अव उपसर्ग का अर्थ है, चार ऑप्शन दे देंगे, बुरा, समान, प्रधान या पास। तो कौन सा होगा अव का, अभी तो दिख रहा है सभी को पता है, बता दूंगे, लेकिन यह आपके दिमाग में होने चाहिए कि अव शब्द का अर्थ बुरा या हीन भावना के रूप में होता है। फिर उसी प्रकार से ये है लास्ट वाला ऊत, कौन सा है, ऊत का ध्यान रखना, ये जितना महत्वपूर्ण हो सके उतना कर लो। फिर चलते हैं हम व्यंजन संधि पर, किस पर चलते हैं, देखो संधि रिपीट कर रहा हूं, व्यंजन संधि में जहां कहीं उत पढ़ा रखा है मैंने, जहां कहीं उत पढ़ा रखा है वहां बताया, वैसे मैंने कहा कि उपसर्ग की दृष्टि से इस प्रकार से विभाजन होगा और संधि की दृष्टि से इस प्रकार से विभाजन होगा। और कभी भी ध्यान रखना, कंफ्यूज करने की दृष्टि से विशेष तौर से जो लोग किताबी कीड़े होते हैं, कौन होते हैं, किताबी कीड़े, किताबों में पढ़ते हैं, वहां उन लोगों को यदि मैं बात करूं वैसे विशेष तौर से संस्कृत का एक उपसर्ग होता है ऊद, कौन सा होता है, यदि जो संस्कृत वाले हैं, संस्कृत वालों की बात कर रहा हूं, वो लोग ऊद पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऊद कोई भी अपनी हिंदी में उपसर्ग नहीं है, इस बात का नोटिस कर लेना। समझ में आई बात के, ऊद हिंदी में कोई उपसर्ग नहीं है, संस्कृत वालों के तो है। वो क्या करते हैं, उस शब्द को वो वहां का रटा रटाया यहां लागू करने की कोशिश करते और फिर उनके गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, अपने जो है लास्ट में जहां कहीं त लागू होता है, कौन सा लागू होता है, त वाला ही उपसर्ग है। फिर ये जो ऊत है, ऊत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहां इसका स्वयं का शब्द ऊत कम प्रयोग में होकर के अन्य जो भी वर्ण है, अन्य जो व्यंजन है उसमें प्रयोग होता है। जैसे मैंने श्रीमत धन शरत धन चंद्र श्री मच्छर चंद्र का नियम पढ़ाया, उत धन लेख, क्या होगा, उल्लेख। अब देखो उल्लेख की बात करूं, सबसे पहला तुक्का मारने वाला तो ऊ ल करके आएगा, क्या करके आएगा भाई, तुक्का तो ही मरेगा, या ऊ करके आएगा। उसी प्रकार उज्जवल कहीं शब्द शुद्धि में आ चुका है, कहीं एग्जाम में शब्द शुद्धि की दृष्टि से दोनों ही ज आधे होते, ऊत धन ज्वल, अब वहां ऊ ज करके आएगा। उसी प्रकार से अभी एक लास्ट टाइम कौन सा पेपर हुआ उसमें पूछा था, उदाहरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उदाहरण। तो देखो उत धन आहरण, याद हो आपको, एक का तीन याद है, एक का तीन, उस वक्त होता है इस तरफ सगोश होता है, सगोश भी है स्वर, और एक का क्या कर दिया वहां पर तीन।
ये प्रश्न लेटेस्ट आया हुआ है। उसी प्रकार से आपके सेकंड ग्रेड का जो हिंदी का पेपर हुआ था लास्ट टाइम में, उसमें भी पूछा था कि उदय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें भी उत है। कौन सा है? उत। उत धन अय, इसका संधि विच्छेद करते हो तो क्या होगा? उत धन अय। और उच्छ्वास का संधि विच्छेद करते हो तो क्या होगा? उत धन श्वास। अब उच्च लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा? लेकिन अपने को घबराना नहीं है, संधि आपने अच्छे से क्लियर है तो ये अपने आप ही आपका क्लियर, सभी क्लियर है लगभग लगभग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो या तो आपके उपसर्ग का अर्थ, अभी एक और कोई पेपर हुआ था उसमें यूं पूछा था, उससे पीछे जैसे समान शब्द वाला उपसर्ग है, यानी कि समान लिख दिया, क्या लिख दिया? यानी अर्थ दे दिया उन्होंने, उल्टा पूछा था। समान शब्द के अर्थ का निहित वाला विकल्प है, ऐसा लिख दिया, समान ऊपर लिख दिया और नीचे उपसर्ग को विकल्प में डाल दिए, तो यानी वहां कौन सा होगा? तो अन्नु। अभी तो मैंने अन्नु लिखवाया है, अन्नु और एक उपसर्ग आएगा अन साइड स्टैंड, यानी अनहलंत। फिर इन दोनों में से कंफ्यूज करने की दृष्टि से भी मतलब आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है। और भी आगे उपसर्ग लिखूंगा, अभी तो 22 लिखवाने हैं, यानी कि सोमवार को। और आज की क्लास यही तीसरी करेंगे। धन्यवाद। ये आप लोग एक बार पढ़ करके आना।